जो हमको पढ़ते हैं, ठीक है, आज जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वह है अशोक के बारे में, उनके अनोखा सम्राट होने का, जो कि युद्ध को ही त्याग कर दिए थे वो, एक ऐसा युद्ध होने के बाद। तो उसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज पर आप लोग को अशोक चक्र जो दिखता है वह यही अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ की जो स्थापित की गई है वह है सारनाथ में स्थापित की गई है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है सारनाथ के बारे में। तो आगे पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, हम जिन शेरों के चित्र, क्या हुआ, रुपये पैसों को देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। अब हम लोग जो अशोक स्तंभ या अशोक चक्र जो हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसका एक लंबा इतिहास है, उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। अशोक स्तंभ जो है, आप लोग से क्वेश्चन जब पूछेगा कि अशोक स्तंभ का जो है बनावट बनाया गया था वह कैसे, किस चीज़ से बना था, तो ये पत्थरों से काट करके बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, विशाल स्तंभ पर स्थापित की गई थी। तो पहले आप लोग नोट करें, अशोक स्तंभ जिसमें चार शेर और अशोक चक्र के साथ स्थापित है, या हमको देखने को मिलता है, वह सारनाथ ब्रैकेट में वाराणसी में स्थापित की गई है। क्या रोमी हमारा छूट जाता है, पता न कैसे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। अब समझेंगे कि अशोक ने ऐसे स्तंभ जो है बहुत अपने काल में जो है स्थापित करवाए थे, यानी उन्होंने अभिलेख इनके पढ़ने को मिलेगा, अशोक के काल का बहुत अभिलेख पढ़ने को मिलेगा। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा होता है, अभिलेख हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है आप लोगों को, शुरू में जब इतिहास हमने पढ़ाया था तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अभिलेख हो गया और जो पत्रों पर लिखा जाता था, ठीक है ना, हाँ, पुरातत्वविद के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वहीं जो अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा था कि पत्थरों पर चित्र बना करके या कुछ उल्लेखित कर करके अपने राजा जो है अपने साम्राज्य के बारे में, राजनीतिक हो गया, उसके आर्थिक हो गया, कैसे हमारा साम्राज्य था, इसके बारे में वो लोग कुछ ना कुछ रूप में उल्लेखित करते थे, जिसके चलते हमारे आगे इतिहास को जानने में आसानी होती थी। तो ये लोग अपना साबित करते थे राजा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक थे। आप लोग नोट करो, अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा थे, महानतम राजाओं में से एक राजा थे, जिन्हें अशोक सम्राट कहा जाता था, ये दूसरा पॉइंट लिखो। हाँ ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक राजा थे जिन्हें अशोक सम्राट कहा जाता था। दोबारा पूछने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बाबू। अशोक सम्राट कहा जाता था, ठीक है। आगे लिखो, अशोक अपने शासन काल में कई स्तंभ तथा अभिलेख जो पत्थरों से बना होता था उत्कीर्ण करवाए थे, ठीक है।
तो हम लोग अभिलेख के बारे में लमसम हम लोग जानकारी है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि इसके पहले हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें राज्य के साम्राज्य में क्यों कहा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि इतिहास में हम लोग इतिहास जानने के लिए क्या करेंगे, उस अभिलेख के माध्यम से ही, या और भी कोई माध्यम है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अशोक जिस साम्राज्य का शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। उनके दादा का नाम तो जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जो चाणक्य के शिष्य थे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग लिखें कि अशोक जिस साम्राज्य में शासन करते थे, साम्राज्य पर शासन करते थे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले किए थे, ठीक है ना। आप लोग बात समझ में आ रही है। आप लोग से पूछिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे वो मगध है, ठीक है ना। मगध महाजनपद जो था उसी पर वह शासन करते थे, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनकी दादा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, 300 साल पहले किया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम की एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, ठीक है ना। तो चाणक्य और कौटिल्य, ठीक है ना, एक ही नाम था उनका, वह एक विद्वान थे, ठीक है ना। उनके बारे में आगे पढ़ना होगा, वो 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़नी होगी। तो चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ध्यान रखें आप लोग कि इसमें जो नाम आ रहा है, हो सकता है कि हम 9th वाला पढ़ाएंगे ना, उसमें आप लोग का आएगा, इसलिए आसानी हो जाएगी, इसलिए नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु लिख लो, नोट करवा दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य लिख लो, चाणक्य थे ब्रैकेट में कौटिल्य लिख लेना, चाणक्य के बाद कौटिल्य ब्रैकेट में थे, चाणक्य थे। आप लोग से पूछेगा कि बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। तो या पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, कौटिल्य या चाणक्य, कोई भी नाम बताएंगे। फिर आगे लिखो नहीं, चाणक्य कौटिल्य, यहां देखो लिखा हुआ है कौटिल्य, उनका नाम कौटिल्य भी था, ठीक है ना, कौटिल्य भी नाम था। एक और नाम था इनका, विष्णुगुप्त भी इनका नाम बोला जाता था, ठीक है ना, विष्णुगुप्त भी नाम था इनका। आगे लिखे, चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब, चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब थोड़ा नोट करके लिख लो, नोट करके या डैश करके लिख लो। अशोक के पिता का नाम, ऐसे लिख लो, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार था। ठीक है। तो आप लोग से पूछिएगा अशोक के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो क्या होगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम पूछेगा तो क्या होगा, या ऐसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए थे, तो बिंदुसार हुए थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए थे, तो अशोक हुए थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों का। नोट करके लिख लो, नोट करो। पहले लिखो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पास डैश तीर के निशान बना के उसके बाद लिखो बिंदुसार, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद अशोक लिख लो, ठीक है। यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है कि जो शासन किए उसके बाद उनका उस राज्य पर या उस साम्राज्य पर जो शासन करते हैं, जिनको दायित्व तो मिलता है उस शासन करने के लिए, उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। उत्तराधिकारी मतलब उनके बेटे बन सकते हैं या कोई और भी बन सकता है, जिसको वो चाहे बना सकते हैं।
ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, जो कि इनके जगह पे वो गद्दी पर बैठे थे, और बिंदुसार के बाद अशोक को जो है उस साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ठीक है ना। जो साम्राज्य में अशोक शासन करते थे उसमें बहुत नगर थे। ठीक, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उस साम्राज्य का नाम मगध था। उस साम्राज्य का नाम क्या था? मगध, आज का बिहार, ठीक है ना, आज का बिहार। तो मगध साम्राज्य पर अशोक ने शासन किया और मगध का जो है राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। आज का पटना जो है, बिहार की राजधानी जो है वह उस समय मगध की राजधानी होती थी, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो क्या लिखे आप लोग कि मगध की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र, ठीक है। और आगे लिखो, मगध साम्राज्य के तीन प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र जो कि खुद राजधानी थी, पाटलिपुत्र, कॉमा करके लिखो, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन, और तक्षशिला, ठीक है। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। मतलब मगध सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, इसका जो विस्तार पूरे भारत में था, भारत के बाहर भी था, यानी पाकिस्तान बन गया है। तो ये देखो आगे मैं चित्र में दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें आप लोग देखें, ये जो है ना पूरा ये भारत, मगध इतना छोटा पहले साम्राज्य था, लेकिन ये लोग जीत लिए थे। दूसरे राजाओं से युद्ध होता था। युद्ध होने के बाद देखो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में इस समय है, ठीक है ना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। वहाँ बौद्ध जो थे ना, उन लोगों की शिक्षा ज़्यादा होती, गुरुकुल जैसा था वो विश्वविद्यालय, बाहर के भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। ऐसी नालंदा में भी था। ये देखो कलिंग आप लोग दिख रहा होगा, कलिंग। अशोक ने इसी कलिंग पर जब युद्ध किया था कलिंग से जीतने के लिए, इस युद्ध के बाद जो है वो क्या किया था कि युद्ध करना ही त्याग कर दिया। आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो उज्जैन, तक्षशिला, आप 3 नगर लिख लें। आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ कि मगध साम्राज्य के तीन प्रमुख नगर का नाम बताएं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। वो बात की बात है। तक्षशिला कैसे जाएंगे? आप देखो तक्षशिला ये पाकिस्तान में है, इस समय देखा जाएगा तो पाकिस्तान में है। तो कैसे हम जाएंगे? ऐसे बीच से रास्ते होते थे जाने के लिए, तो जाने का रास्ता बताना, उसको जाने के लिए होते हैं। मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, मतलब मध्य एशिया से जो लोग आते थे वह तक्षशिला से होते हुए आते थे, ठीक है, तक्षशिला से होते हुए आते थे। दूसरी तरफ उज्जैन जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के रास्ते में जो है उज्जैन पड़ता है। उज्जैन इसलिए पड़ता है, देखो ब्लैक वाला जो है ना, ब्लैक वाला तीनों प्रमुख नगर थे, ठीक है ना। ब्लैक वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, ये तीनों प्रमुख नगर थे उसके, और आने जाने का जो रास्ता था वह उत्तर और दक्षिण का जो भारत है उसमें हमको उज्जैन से होते हुए, क्योंकि ये बीच में पड़ता था, मध्य में पड़ता था। आज भी मध्य प्रदेश जो है भारत के बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता होगा। उज्जैन उत्तर भारत में दक्षिण भारत जाने के लिए रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। देखो आप लोग समझेंगे इस चीज़ को कि ये तीनों नगर महत्वपूर्ण क्यों थे, वो चीज़ इसमें बताया जा रहा है। वो इसी तक्षशिला क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जो लोग थे वो तक्षशिला से होकर आते थे, इसलिए उसे महत्वपूर्ण नगर माना गया था, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन को क्यों महत्व दिया गया था? उज्जैन को महत्व इसलिए दिया गया था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत हम जाएंगे तो तक्षशिला से उज्जैन से होकर जाना होता था, इसलिए भी वह महत्व रखता था। अब पाटलिपुत्र तो महत्व इसलिए था कि वो खुद राजधानी थी, मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए वो महत्व रखता था, ठीक है ना। दूसरी तरफ उज्जैन हो गया, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। कहाँ? शायद नगरों में, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण नगर थे वहाँ व्यापारी, सरकारी। आज भी देखो बड़े बड़े नगरों में क्या है, ये सभी लोग मिलते हैं,
छोटे नगर में कौन रहना चाह रहा है? नहीं चाहता है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के बहुत बड़े भाग, पहले आप लोग समझ लें उसके बाद में लिखवाऊंगा। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में जो है उस समय किसान और पशुपालक, आप लोग तो बताया था ना कि किसानी जो कृषि जो था और पशुपालक जो था, ये पशु जो लोग पालते थे, इसकी संख्या पहले भी ज़्यादा थी। पहले क्या थी? इसकी संख्या ज़्यादा थी। यानी मैंने शुरू में बताया था, याद है सबको, कि कर जो लगाया जाता था सबसे पहले बताया था ना, किसान से कृषि से सबसे ज़्यादा आता था, क्योंकि ज़्यादा लोग किसानी करते थे, ज़्यादा लोग किसानी करते थे। ज़्यादा लोग क्या करते थे? किसानी करते थे। हेलो, तो क्यों था? नगर का महत्व इसलिए था कि शायद नगरों में, आज भी हम देखेंगे तुलना करेंगे, शायद नगरों में क्या है, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी, ठीक है ना, और शिल्पाकार इत्यादि लोग जो है, बड़े बड़े जो हैं, वह सभी नगरों में रहते थे, इसलिए नगर को महत्व दिया गया था। ठीक है। अब पूछागा कि वह 3 नगर जो हैं इसलिए क्यों महत्व रखा गया था, क्यों इसमें बोला जाता था कि अशोक के समय या मगध साम्राज्य, अशोक के समय जो साम्राज्य था उसमें 3 नगर सबसे महत्वपूर्ण रखा गया था। पाटलिपुत्र को, उज्जैन को और तक्षशिला को। तक्षशिला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मध्य एशिया से आने का रास्ता वही था। ठीक है ना, नोट करके लिखो चलो। तक्षशिला, तक्षशिला नगर, तक्षशिला नगर इसलिए, तक्षशिला नगर इसलिए मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण नगर था। इसलिए महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया से, उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। आने जाने का रास्ता था। दूसरा लिखो उज्जैन नगर मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण नगरों में से एक इसलिए था, महत्वपूर्ण नगरों में से एक इसलिए था क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए यही एकमात्र मार्ग था। तीसरा पॉइंट लिखें, पाटलिपुत्र नगर इसलिए महत्व रखता था उस समय क्योंकि वह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये 3 बात आप लोग समझ में आ गई कि तीनों नगर को क्यों महत्व रखा गया था। ये महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारण था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र, ये आप लोग में लिखवा दिया, नोट करके लिखो कि मगध साम्राज्य के समय बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक थे, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के रूप में भी महत्व था। आर्थिक स्थिति जिससे आर्थिक स्थिति सही बना हुआ था, इस तरह लिख लो, आर्थिक स्थिति सही बना हुआ था। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो महाजनपद के बारे में जब कर पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो किसानों पे जो कर लगाई जाती थी, अब ये माना जाता था कि किसानी जो करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या थी, इसीलिए किसानों पे जब कर लगाया गया तो उस महाजनपद या उस साम्राज्य को सबसे ज़्यादा इनकम होने लगी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इनकम, क्योंकि ज़्यादा लोग, अब 90% 80% लोग जो थे वह किसानी पर आश्रित थे, उसमें पशुपालक पर आश्रित थे। ठीक है ना, इन लोगों को जो कर लगता था उससे उस साम्राज्य या महाजनपद के ज़्यादा ही प्रॉफिट बनाता था, आर्थिक रूप से मजबूत होती थी। ठीक है ना, और वहीं आर्थिक को क्या कर जो लगता था, उसके बाद सेना रखा गया, हाथी पालना, ऐसे मतलब व्यवस्था, यानी हाथी को सैनिक में भी शामिल करना, ये सब व्यवस्थाएं होती थी ना। इससे भी देश क्या होती थी, या उस साम्राज्य क्या महत्वपूर्ण, अरे मजबूत होता है। ठीक है ना, जो कि पहले हम लोग पढ़ लिए हैं।
ये कुछ आप लोगों को देखने को मिला। मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है आप लोग से पूछेगा, तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, देख रहे हो ना पूरे भारत में, भारत के बाहर भी देख रहे हो ना। आज के भारत के हिसाब से देखा है तो भारत के बाहर भी देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाहर भी कंधार तक फैला हुआ था। ठीक, कंधार तक जो है भारत का ये विस्तार था हमारे। आगे लिखो। हाँ, मगध साम्राज्य के समय, मगध साम्राज्य तथा अशोक के काल में मध्य भारत में ज्यादा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। आप लोगों को मैं कर वाला जो पढ़ा रहा था उसमें एक बात बताया था कि जंगली जो थे, जंगल में जो रहने वाले थे, वो कर के रूप में कैसे देते थे, लकड़ी हो गया, फल फूल हो गए, या जानवरों को शिकार करते थे, उसको भी जो है जाकर के कर के रूप में देते थे। ठीक है ना। इससे भी क्या होती थी, उस राज्य की जो है आर्थिक स्थिति के रूप से मजबूत होता था वो देश या वो साम्राज्य। तो फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपना जीविका चलाते थे। ठीक है। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ठीक है। उस समय जो लोग थे अलग अलग इलाके में जैसे रहते थे, वो अलग अलग भाषाएं अपना बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते होंगे। ठीक है। तो भोजन भी आज भी हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत की विभिन्नता बताया था ना कि भारत में आप जहाँ भी जाएं भोजन के रूप में बोलियां, भाषाएं सभी अलग अलग मिलेंगी आपको। यहाँ तक कि संस्कृति, पहनावा सभी हर जगह का आप लोग को चेंज मिलेगा। हर इलाके में अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। तो जैसे उस समय भारत था आज भी हमको मिलता है। ठीक है। तो राज्य साम्राज्य में कैसे दिन है, छोड़ो। साम्राज्य का प्रशासन अब हम पढ़ेंगे, नोट कर लो इसको, पहले हेडिंग डालो। साम्राज्य का प्रशासन मतलब वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था अशोक के समय जो है मगध साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि मगध तो एक महाजनपद हो गया। ठीक है ना। लेकिन साम्राज्य मतलब जिस वंश का शासन चलता था, देखो पहले वंश चलते थे। ठीक है ना। वंश करने का मतलब है कि ये मौर्य वंश थे। मौर्य वंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक हुए, अशोक के बाद भी और लोग हैं। तो ऐसे तीन लोग को हम लोग को ज़्यादा पढ़ने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही सम्राट जो थे ये मौर्य साम्राज्य में बहुत ही बड़ा अपना विस्तार किए थे साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा होने के कारण जो है ना इसकी शासन व्यवस्था जो थी वो अलग अलग प्रकार की थी, सब जगह अलग अलग हिसाब से किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके, बात समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बड़े नगर थे, जैसे बड़े नगर में मैंने 3 महत्वपूर्ण नगर बताया आप लोगों को, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और उज्जैन हो गया। 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को नगर में बताया। यानी इलाके के हिसाब से जो है सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जहाँ बड़ा इलाका था वहाँ जो सम्राट थे तो वह ज़्यादा उस पर नियंत्रण रखते थे। तो इसका मतलब यह था कि हुआ कि इस इलाके में गांवों और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आज भी अधिकारी हैं, सरकार के आज भी अधिकारी हैं, जैसे जिला का जो नेतृत्व करने वाला जिला मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है ना। तो वैसे पहले भी अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा देने का काम करते थे। ठीक है। आज IAS IPS या छोटे के अधिकारी जो है इसके बारे में हमको पढ़ने मिलता है। आज वैसी ही व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक व्यवस्था उस समय भी थी। कब थी? तो जब अशोक के समय जो कार्यकाल चल रहा था उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। अधिकारियों की नियुक्ति करता था, राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो अधिकारी उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे, ठीक है ना, उनको क्या किया जाता, वेतन भी दिया जाता था। ठीक है। इनमें कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस समझ रहे हो, आज भी जासूस होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, जो कि कहीं बाहरी आक्रमण हो या कोई कुछ अनहोनी ना करे, यानी घटना ना करे,
इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है काम करती है, जो जासूस के रूप में काम करती है, वो अधिकारियों को या पुलिस प्रशासन को जाकर के बताती थी। वो भी पहले भी ये लोग काम करते थे, कार्यकाल की नज़र रखते थे, मतलब कौन कहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है उसमें भी लोग करते थे, ठीक है ना, कौन क्राइम करने के लिए माइंड अपना अप्लाई कर रहा है। तो ये पहले भी जो है उस समय अशोक के शासनकाल में या मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में भी ये सब चल रहे थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से, आज भी हम देखेंगे शासन व्यवस्था में कि मुख्यमंत्री तो सबको नहीं कर सकता या प्रधानमंत्री सबको नहीं कर सकते हैं, तो उनके जो है अलग अलग विभाग के जो है मंत्री बने हुए हैं, वो मंत्री जो है उस पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है ना। ये सभी प्रशासनिक व्यवस्था के जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पूरे देश का अगर देखेंगे तो भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके अंतर्गत आता है, ठीक। तो ऐसे करके उस समय भी व्यवस्थाएं थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। बात समझ में आ रही है। एक पूरा देश, जैसे आज हम देखते हैं ना कि पूरा देश भारत है, ठीक है ना, और भारत के अंतर्गत जो है स्टेट है, राज्य है, वैसे ही पूरा महाजनपद जो था मौर्य साम्राज्य का, जो पूरा मगध महाजनपद जो था, उसके अंदर जो है तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांत जो है वह उस आधार पर अपना काम करते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। यानी पाटलिपुत्र भी क्या था, महत्वपूर्ण नगरों में माना जाता है, प्रांत में माना जाता था उस समय, इसलिए उस पर भी क्या है, इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ, बात समझ में आ रहा है, राजकुमारों मतलब जब अशोक थे उस समय तो बिंदुसार ने उनके जो राजकुमार मतलब क्या, राजा के जो लड़के हो गए 1 2 3 जो भी संख्या हो अलग बात है, तो उनको राजकुमार राजा के पुत्र को राजकुमार बोला जाता था। वो लोग की उनको दे दिया जाता था कि आप इसको संभालो, ठीक है ना, इस प्रांत को संभालो, उसको जाकर के देखो कि वहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है, वहाँ की सिचुएशन को तुम संभालो। जैसे आज स्टेट है तो स्टेट के रूप में उसमें प्रांत काम कर रहा था, ठीक है। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, आज भी देखो आज भी राज्यपाल है, यानी हर स्टेट की एक राज्यपाल, हर स्टेट में आपको एक राज्यपाल मिल जाएंगे, गवर्नर जिसे बोला जाता था, उस समय भी होता था, आज भी होता है। दोनों से मैं तुलना करके समझा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा लगता है राजकुमार, गवर्नर जो है, राज्यपाल जो होते थे वह राजा के डायरेक्ट कनेक्ट में थे, ठीक है ना, यानी गवर्नर जो है वहाँ का सिचुएशन क्या है उसको बताते थे। आज भी राज्यपाल जो होते हैं वह सीधे राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, राष्ट्रपति से कनेक्ट होता है उनका, ठीक है ना, क्या स्टेट में चल रहा है, सिचुएशन क्या है उसको बताने का काम करते हैं। उसमें भी ऐसा था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच कहने का मतलब यह है कि आज की जो व्यवस्थाएं थोड़ा सा अलग इसलिए थी कि वहाँ पे ये माना जाता था कि जो लोकल है, लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, यानी जो प्रांत के स्तर पे जो काम हो रहा था वह केंद्रीय उस पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखता था, ठीक है ना, उसी परंपरा या नियम के हिसाब से काम होती थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, क्या थी, प्रादेशिक केंद्रों के बीच एक विस्तृत से इनके इलाकों के मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। बात समझ में आ रही है। इसमें कह रहा है, थोड़ा टेक्निकल होगा, आप लोग को समझ में थोड़ा दिक्कत होगी, मैं इसको पहले पढ़ा कर फिर समझाऊंगा। तो कुछ इलाकों में मौर्य शासन मतलब मौर्य का जो शासक थे, जो पूरे अपने साम्राज्य को देखते थे, वह कुछ कुछ भागों पर, जैसे आप भी देखो देश में जो शासन व्यवस्थाएं होती है वो सभी पर जो है स्टेट पर नियंत्रण नहीं रहता है। आप लोगों को मैं आगे पॉलिटी में पढ़ाऊंगा कि उसमें तीन अनुसूचियाँ बांटी गई है, उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जैसे समवर्ती सूची हो गई, 3 सूची है, समवर्ती सूची, ठीक है, लिस्ट है 3, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक होता है संघ सूची, ठीक है ना। तो तीनों को जो है अलग अलग बांट दिया गया, इसमें संघ का नियंत्रण होता था। वैसे ही उस समय भी ये व्यवस्थाएं थी कि कुछ जो है उस पर केंद्र जो है, केंद्र करने का मतलब है कि मौर्य शासक जो है उस पर नियंत्रण रखते थे और कुछ को वो लोकल गवर्नमेंट को दे देते थे कि आप उसको संभालें। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। कुछ विभाग को अपने पास रख लिए तो उसको क्या करते थे, वो नियंत्रण करते थे और जो भी कर या भेंट मिलता था वो अपने पास रखते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है, अर्थशास्त्र कौन लिखा था, कौटिल्य लिखे थे, ठीक है ना, कौटिल्य चाणक्य लिखे थे। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं पहले भी इतिहास में जो बताया था कि कहाँ कहाँ से सोने हो गए, कोयले हो गए, लोहे आदि का जो है दूसरे देश से मंगाया जाता था या दूसरे राज्य से। वैसे ही जो है उदाहरण के लिए इसमें अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जब लिखे थे उसमें कुछ बातें बताई गई थी, जैसे उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए मशहूर था, वहाँ से कंबल ज़्यादा। फिर जो जम्मू कश्मीर वाला पढ़ाया था ना आप लोगों को, सबको याद है, हेलो,
सो नहीं रहे हो तुम लोग ना कहानी सुन के? ठीक है, नहीं सोना नहीं है इसमें। नींद लग रहा है, सो मत, मैं पूछ दूंगा, बस टाइम होने वाला है। सुनो कहानी, बस सुनो इसको, सोने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ देखो, जब मैं 9th वाला पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आएगा। ये बस अभी शॉर्ट में दिया हुआ है ना, 6 क्लास का है तो क्या करेगा, शॉर्ट में ही देगा। ये 8 क्लास में नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 8 क्लास में प्राचीन हमको नहीं पढ़ना है। इस 8 क्लास 7 क्लास में मिडल पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद आधुनिक पढ़ना पड़ेगा, 9th में पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मैं 6 और 9th दोनों एक साथ चला रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिम कौन वाला, जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र आता था ठंडी प्रदेश वाला, वहां पे कंबल के लिए था। दक्षिण भारत नीचे, ठीक है ना, दक्षिण भारत क्या था, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने लिखवाया भी था, आप लोग को याद होना चाहिए। याद नहीं है ना, ये गलत बात है। संभव है कि संसाधन, अभी मैं लग रहा है टेस्ट लेना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री के लिए। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। इकट्ठे किए, नजराने मतलब क्या, कि जिस प्रदेश के अंतर्गत आता था, मान लो कंबल है, मान के चले जम्मू कश्मीर एक प्रांत के रूप में मान लें, ठीक है, उसमें था, तो वहां से जो है कंबल के लिए अपने जो मौर्य शासन कर रहे थे, मौर्य काल में जो केंद्रीय थी व्यवस्थाएं, वो उसको मंगाती होगी, इकट्ठा करती होगी, ठीक है ना, नजराने के रूप में है। समझ में आ रहा है नजराना क्या होता है? एक तरह से मान लेंगे कर के जैसा, ठीक है ना। देखो कह रहा है नजराना के यहाँ लिखा है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे उन्हें क्या कहते थे, नजराना। अनियमित रूप से जबकि संभव इकट्ठा किया जाता था। देखो कर क्या होता था, कर एक नियमित प्रणाली थी, मतलब आपको देना है। मैं बताया था ना कर के बारे में, याद है सबको? सबको याद है? पूछे क्या, पूछे, बोलो। जो कारीगर, जो काम करने वाले थे वो क्या करते थे, हर महीना में एक बार आके अपना काम करके जाते थे, ठीक है ना। किसान को कुछ देना होता था, पशुपालक को कुछ देना होता था, जंगली जो थे वो कुछ देते थे अपना, जो उनके पास जो भी था, ठीक है। ये बताया था कर की व्यवस्था है। वैसे ही नजराना जो है, नजराना कर जैसा नहीं होता है। नजराना मतलब हुआ कि कभी अनियमित रूप से, उसका कोई नियमित नहीं कि हर महीना आपको करना है, ठीक है ना, नियमित नहीं थे, अनियमित। आप लोग से पूछा है कर क्या है, कर एक नियमित प्रणाली है, ठीक है ना। लेकिन नजराना जो है एक अनियमित रूप से, संभव है कभी कभी दे देते थे, कभी नहीं देते थे, ठीक है ना। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जहां स्वेच्छा से इसे देते थे। एक तरह से मान लेंगे गिफ्ट के रूप में मान लो, ठीक है ना, या किसी भी रूप में मान लो इसको, लेकिन कर भी जैसा नहीं रहा, अनियमित थी। अनियमित मतलब क्या होता है कि जिसको हर समय जो है उसका सीमा कोई बंधा नहीं हो, कभी 1 महीना में दे दिए, कभी 5 महीना में दे दिए, तो ऐसा कोई सीमा नहीं होता, अनियमित कहते हैं उसको। राजधानी में सम्राट मेगस्थनी, अभी देखो मैं पढ़ा दिए, पहले पढ़ लो उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया यूनानी, वो कल मैं लिखवाऊंगा इसको, ठीक, पहले आज समझ लो। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है आक्रमणकारी जो आए थे वो सिकंदर था। सिकंदर के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को कि सिकंदर की जो सेना थी, याद है? क्या है, क्या बोल रही हो? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। और देखो सुबह वाला जो मैं बोला हूँ, हो सकता है